आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में करना शुरू करेंगे, जिसमें हम करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के बारे में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, कन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ये सेविंग स्कीम्स हैं, इनके बारे में करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बहुत सारे एसबी ऑर्डर आते हैं। तो आप पीए की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो वो एसबी ऑर्डर आपको करने होते हैं, लेकिन अगर आप एमटीएस या पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको वो ज़रूर करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि एसबी ऑर्डर्स में सेविंग स्कीम्स के बारे में कोई अपडेशन होती है, उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के तौर पर हम वो सारी अपडेशन वाली चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन अभी हम ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में करने लगे हैं, इनको हम करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिया पोस्ट वेबसाइट। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के हिसाब से हम इनको भी कवर करेंगे। बाद में जो भी अपडेशन या इम्प्लीमेंटेशन होगी उसको रिवीजन में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में, डाकघर बचत खाते के बारे में। मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग इज 500 रुपीज़। सेविंग का अकाउंट न्यूनतम 500 रुपये की राशि से खोला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर डाकघर बचत खाता खोलना चाहता है, न्यूनतम 500 रुपये से खोला जा सकता है। हु कैन ओपन? डाकघर का बचत खाता किसके द्वारा खोला जा सकता है? सिंगल अडल्ट, कोई भी वयस्क है उसके द्वारा खोला जा सकता है। 2 अडल्ट्स ओनली, 2 वयस्क मिलकर आपस में खुलवा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में एक एसबी ऑर्डर आया था जिसमें ये बताया गया था कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भी अब 3 अडल्ट मिलकर खोल सकते हैं। लेकिन जब हम एसबी ऑर्डर्स के बारे में या रिवीजन करेंगे उस समय इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिया पोस्ट वेबसाइट। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही हम अभी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो 2 वयस्क मिलकर आपस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट ए या फिर ज्वाइंट बी अकाउंट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? ज्वाइंट ए अकाउंट और ज्वाइंट बी अकाउंट में क्या डिफरेंस है? जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइंट ए अकाउंट ओपन करता है, अब ज्वाइंट लगा है इसका मतलब 2 वयस्क मिलकर आपस में अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ज्वाइंट बी में भी ज्वाइंट लगा है, इसका मतलब इसमें भी 2 वयस्क मिलकर आपस में अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो जब भी ज्वाइंट ए या ज्वाइंट बी अकाउंट खोला जाता है तो इनकी फंक्शनैलिटी कुछ अलग अलग हो जाती है। मान लीजिए आप ज्वाइंट ए अकाउंट ओपन करते हैं, 2 अडल्ट हैं, दोनों ने मिलकर क्या किया? ज्वाइंट ए अकाउंट ओपन किया। तो अगर इनको इस ज्वाइंट ए अकाउंट में से कभी भी पैसे विड्रॉ करने होंगे, कभी भी पैसे निकालने होंगे, दोनों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ज्वाइंट बी अकाउंट में क्या होता है? ज्वाइंट बी अकाउंट में दोनों में से क्या 2 वयस्क हैं, उन्होंने आपस में मिलकर अकाउंट ओपन किया, उन दोनों में से कोई भी एक साइन करके पैसे विड्रॉ कर सकता है। दोनों के सिग्नेचर आवश्यक नहीं होते हैं। तो सिंगल अडल्ट खोल सकता है, 2 अडल्ट मिलकर आपस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी अकाउंट। ज्वाइंट ए अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो अगर खाते से विड्रॉल करनी है दोनों के सिग्नेचर चाहिए। ज्वाइंट बी अकाउंट ओपन करते हैं तो दोनों में से एक कोई भी आएगा वो सिग्नेचर करके विड्रॉल ले सकता है। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क की ओर से अभिभावक के द्वारा, कोई भी माइनर है अभी वो वयस्क नहीं हुआ है, उसके लिए अगर सेविंग अकाउंट खोलना है तो गार्डियन खोल सकते हैं। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति की ओर से अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है। माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, अगर कोई भी माइनर है, 10 वर्ष से ज़्यादा उसकी आयु हो चुकी है, तो स्वयं अपने नाम पर सेविंग का अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये सभी पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ सिंगल अकाउंट। सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट दो ऑप्शंस आपके पास होती हैं। ज्वाइंट अकाउंट में फिर से दो ऑप्शन होती हैं, ज्वाइंट ए या ज्वाइंट बी अकाउंट। कोई भी व्यक्ति अगर सिंगल अकाउंट ओपन करता है तो सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा जब सिंगल अकाउंट ओपन किया जाएगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन वो कर सकता है किसी भी डाकघर में। एक डाकघर में अगर उसने सिंगल अकाउंट ओपन कर लिया तो दूसरे किसी डाकघर में वो जाकर सिंगल अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, और ना ही सेम पोस्ट ऑफिस में दूसरा सिंगल अकाउंट ओपन कर सकेगा। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर। अगर माइनर के लिए गार्डियन के द्वारा कोई अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो एक माइनर के नाम पर सिर्फ एक ही सेविंग का अकाउंट ओपन किया जा सकता है। या फिर कोई भी माइनर 10 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसके लिए भी एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत मस्तिष्क वाला कोई व्यक्ति है, उसके नाम पर भी केवल एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ जॉइंट होल्डर, मान लीजिए किसी ने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है। जॉइंट अकाउंट ओपन किया है अर्थ हो जाएगा दो व्यक्तियों ने मिलकर आपस में अकाउंट ओपन किया। उनमें से अगर किसी एक की डेथ हो जाती है, द सर्वाइविंग होल्डर विल बी द सोल होल्डर। दोनों में से जो भी जीवित बचेगा वो उस खाते का एकमात्र धारक होगा, यानी कि वो उस खाते का मालिक बन जाएगा। इफ सर्वाइविंग होल्डर ऑलरेडी हैज अ सिंगल अकाउंट इन हिज और हर नेम, जॉइंट अकाउंट हैव टू बी क्लोज्ड। अगर सर्वाइविंग होल्डर के पास ऑलरेडी सिंगल अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट को बंद करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान से आपको समझना है। मान लीजिए क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में मिलकर एक पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, जॉइंट अकाउंट। अगर दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो जो जीवित बचेगा वो इस खाते का सोल होल्डर हो जाएगा, एकमात्र धारक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो जीवित बचा हुआ है उसके पास ऑलरेडी अपना पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है। कौन सा? सिंगल अकाउंट है, एकल खाता है। तो ये जो ज्वाइंट अकाउंट होगा ये खाता बंद किया जाएगा, कभी भी सिंगल अकाउंट को बंद नहीं किया जाएगा। उस कंडीशन में आपने ज्वाइंट अकाउंट को बंद करना होता है। कन्वर्शन ऑफ सिंगल टू ज्वाइंट अकाउंट और वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड। अदरवाइज इसके अलावा जैसे कि हमने बात की, ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है, एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा उस खाते का सोल होल्डर हो जाएगा। उसके अलावा किसी और कंडीशन में आपने अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है तो उसको सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या सिंगल अकाउंट ओपन किया है तो उसको ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंगल अकाउंट ओपन किया है सिंगल ही रहेगा, ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है तो ज्वाइंट ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा उस अकाउंट का सोल होल्डर हो जाएगा। नॉमिनेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। खाता खोलने के समय नॉमिनेशन मैंडेटरी होता है, नामांकन करना अनिवार्य होता है। आपको कोई ना कोई उस खाते में नॉमिनी बनाना पड़ेगा। Minor, after attaining majority, has to submit a fresh account opening form and KYC documents of his or her name at concerned post office for conversion of the in his or her name. अवयस्क के वयस्क होने के बाद रूपांतरण के लिए संबंधित डाकघर में नया खाता खोलने का फॉर्म और साथ में अपने नाम के KYC फॉर्म जमा करने होते हैं। किसी ने अगर माइनर अकाउंट ओपन किया है, जिस समय वो माइनर क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी में आ जाएगा, जब वो अवयस्क से वयस्क हो जाएगा उस समय उस खाते के लिए क्या करना होगा, दोबारा से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देने होंगे और KYC डॉक्यूमेंट भी संबंधित डाकघर में देने होंगे ताकि उस अकाउंट को कन्वर्ट किया जा सके उस वयस्क के नाम पर। पहले क्या था, वो माइनर अकाउंट था, गार्डियन ने उसके लिए खोला था। जब उस खाते को अपने नाम पर ट्रांसफ़र उसे करना होगा, संबंधित डाकघर में खाता खोलने के नए फॉर्म और KYC डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।
तो ये आ जाएगा हमारे पास कि कौन कौन सेविंग का अकाउंट ओपन कर सकता है। सिंगल अडल्ट कर सकता है, दो अडल्ट मिलकर कर सकते हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी अकाउंट क्या होते हैं ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। गार्डियन बिहाफ के माइनर के बिहाफ पर खोल सकते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बिहाफ पर गार्डियन के द्वारा खोला जा सकता है। और अगर कोई भी माइनर 10 वर्ष से अधिक आयु का है तो अपने नाम पर भी वो सेविंग का अकाउंट ओपन करवा सकता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा सिंगल अकाउंट जब भी खोला जाएगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति के पोस्ट ऑफिस में दो सिंगल अकाउंट नहीं होंगे, एक ही सिंगल अकाउंट हो सकता है। उसके अलावा अगर उसको सेविंग का अकाउंट चाहिए तो ज्वाइंट अकाउंट वो किसी के साथ ओपन कर सकता है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन नेम ऑफ माइनर। अगर कोई माइनर है तो एक अकाउंट उसके लिए रहेगा, सिर्फ एक, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद अगर कोई 10 वर्ष से ज़्यादा का है उसके लिए भी एक अकाउंट रहेगा। और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो उसके लिए भी सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है तो दो वयस्कों में से एक की मृत्यु होने पर दूसरा उस अकाउंट का सर्वाइविंग होल्डर से सोल होल्डर हो जाएगा। और अगर वो सोल होल्डर जो व्यक्ति होगा अगर उसके पास पहले से ही सिंगल अकाउंट है उसके नाम पर तो ये जो ज्वाइंट अकाउंट होगा इसको बंद किया जाएगा, सिंगल अकाउंट बंद नहीं किया जाता है। जब आप एक सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है तो उसको सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। खाता खोलने के समय नॉमिनेशन मैंडेटरी होता है। जब भी किसी माइनर के नाम पर खाता खोला जाता है तो जब वो माइनर वयस्क हो जाता है उस समय उस खाते को वयस्क के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। डिपॉजिट एंड विड्रॉल की बात करें, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा या निकासी कैसे की जाती है। ऑल डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स शैल बी इन होल रुपीज ओनली। खाते में जितनी भी जमा की जाएगी या निकासी की जाएगी वो केवल पूर्ण रुपए में ही होगी। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अगर आपने अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने हैं या डिपॉजिट करने हैं, मेरी तरह अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप ये 100 रुपये इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपये की आवश्यकता है तो आप 100 रुपये इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50 पैसे भी हैं तो क्या आप 100 रुपये 50 पैसे जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप 100 रुपये 50 पैसे विड्रॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी डिपॉजिट या विड्रॉल होगा वो केवल पूर्ण रुपए में होना चाहिए, उसमें कोई भी रुपए की फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें 500 रुपीज़। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने के समय न्यूनतम जमा राशि की बात करें 500 रुपीज़ रहेगी। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट नॉट लेस देन 10 रुपीज़। जब आपने खाता खोला न्यूनतम 500 रुपये की राशि के साथ खोला जाएगा। बाद में जब आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास क्या है 10 रुपये हैं तो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके पास 11 रुपये हैं आप डिपॉजिट कर सकते हैं, 12 रुपये कर सकते हैं, 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। 1 रुपये के मल्टीपल में आप जितने चाहें उतने पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन 10 रुपये से कम नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट किया जाता है वो 1 रुपये के मल्टीपल में हो जाता है, लेकिन 10 रुपये से कम राशि नहीं होनी चाहिए जमा करने की। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट की बात करें 50 रुपये। न्यूनतम निकासी की राशि की बात करें कितना क्या हो जाएगी 50 रुपये। तो अगर आपको अपने सेविंग अकाउंट से विड्रॉल करनी है तो कम से कम 50 रुपये की करनी होगी। इससे कम राशि आप सेविंग के अकाउंट से निकासी नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास जितने भी पैसे हैं आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। विड्रॉल करने की मिनिमम लिमिट है 50 रुपये, डिपॉजिट करने की जो मिनिमम लिमिट है वो 10 रुपये, मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। नो विड्रॉल विल बी परमिटेड विच इफेक्ट रिड्यूसिंग ऑफ मिनिमम बैलेंस ₹500। किसी भी प्रकार की निकासी की अनुमति नहीं होगी जिससे न्यूनतम शेष राशि 500 रुपये से कम हो जाए।
कोई भी आपका सेविंग अकाउंट है उसमें से अगर आप राशि विड्रॉल करते हैं और राशि 500 रुपये से कम हो जाती है तो उस विड्रॉल की अनुमति आपको नहीं होगी। किसी भी विड्रॉल की अनुमति नहीं होगी जिससे न्यूनतम शेष राशि 500 रुपये से कम हो जाए। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में न्यूनतम राशि 500 रुपये रहनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसे विड्रॉल कर रहे हैं जिससे वो 500 रुपये की न्यूनतम राशि नहीं रहेगी, उससे कम बैलेंस हो जाएगा, तो वो विड्रॉल आप नहीं कर पाएंगे। In case account balance not raised to rupees 500 at the end of financial year, rupees 50 will be deducted as account maintenance fees, and if account balance became nil, the account shall stand automatically closed. अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में खाते का बैलेंस 500 रुपये तक आप नहीं मेंटेन करते हैं तो उस खाते से डिडक्शन कर ली जाएगी मेंटेनेंस फीस के रूप में। कितनी? 50 रुपये की। और अगर इसी तरह से आपके खाते का बैलेंस नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी डिपॉजिट या विड्रॉल आपके द्वारा की जाएगी वो पूर्ण रुपये में होनी चाहिए। खाता खोलते समय न्यूनतम बैलेंस 500 रुपीज, खाता न्यूनतम 500 रुपये से खुलेगा। इससे बाद जो भी आप डिपॉजिट करेंगे वो 10 रुपये से कम नहीं होगा। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट की बात करें तो कम से कम 50 रुपये की निकासी आपको करनी होगी। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप कोई भी ऐसी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं जिसको करने के बाद अकाउंट का बैलेंस 500 रुपीज़ से कम हो जाएगा। अगर किसी भी खाते का बैलेंस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये से कम हो जाता है तो उस खाते के लिए अकाउंट मेंटेनेंस फीस के रूप में 50 रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और अगर अकाउंट बैलेंस नील हो जाता है तो अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट में ब्याज किस तरह से दिया जाता है? इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम बैलेंस बिटवीन 10th of the month and end of the month and allowed in whole rupees only। सेविंग के खाते में जो कैलकुलेशन की जाती है इंटरेस्ट की, वो किस बेस के ऊपर की जाती है? महीने की 10 तारीख से लेके महीने के एंड के बीच में आपके खाते का जो भी मिनिमम बैलेंस होगा उस मिनिमम बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, ब्याज की गणना की जाएगी। तो किसी भी सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? महीने की 10 तारीख से महीने के अंत के बीच में आपके सेविंग अकाउंट में जो भी मिनिमम बैलेंस होगा उस मिनिमम बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। और कैलकुलेशन सिर्फ होल रुपीज़ के ऊपर होगी, फ्रैक्शन जो होगी रुपीज़ की उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ पूर्ण रुपए के ऊपर ही आपको ब्याज या इंटरेस्ट दिया जाएगा। No interest will be allowed in a month if balance between 10th and last day of the month falls below rupees 500। अगर किसी भी समय आपके खाते का बैलेंस किसी महीने में 500 रुपये से कम हो जाता है, इन ए मंथ इफ बैलेंस बिटवीन 10th एंड लास्ट ऑफ मंथ, अगर महीने में आप महीने की 10 तारीख से महीने के अंत के बीच में आपके खाते का बैलेंस 500 रुपये से कम हो जाता है तो उस महीने में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एट द इंटरेस्ट रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में ब्याज जमा किया जाएगा। सेविंग के अकाउंट में जो इंटरेस्ट दिया जाता है कब दिया जाता है? प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के एंड में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी इंटरेस्ट होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा निर्धारित किया जाएगा आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट, अगर कोई भी व्यक्ति अपना सेविंग का अकाउंट क्लोज करता है, बंद करता है, इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द प्रीसीडिंग मंथ इन विच अकाउंट इज क्लोज्ड। जिस महीने में खाता बंद किया जाता है उसके पिछले महीने तक आपको उस सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम ऑल सेविंग्स बैंक अकाउंट्स इंटरेस्ट अप टू ₹10,000 अर्नड इन अ फाइनेंशियल ईयर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं
उन सभी से 10,000 रुपये तक का जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो ब्याज को कर योग्य आय से छूट दी गई है। 10,000 रुपये तक का जो ब्याज होगा उसको क्या किया गया है, कर योग्य आय से छूट दी गई है। इससे ज़्यादा का अगर कोई भी इंटरेस्ट होगा तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट के बारे में कि किसी भी सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। महीने की 10 तारीख से महीने के एंड के बीच में जो भी आपके खाते का मिनिमम बैलेंस होगा उस मिनिमम बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है और इसमें फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर किसी भी महीने में महीने की 10 तारीख से लेके महीने के एंड तक आपके खाते का बैलेंस 500 रुपये हो जाता है, 500 रुपये से कम हो जाता है, तो उस महीने में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सेविंग के अकाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वो बैलेंस आपके या इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। साइलेंट अकाउंट। साइलेंट अकाउंट क्या होता है? इफ नो डिपॉजिट और विड्रॉल टेक्स प्लेस इन एन अकाउंट ड्यूरिंग कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स द अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज साइलेंट और डोरमेंट। यदि लगातार 3 वित्तीय वर्षों तक खाते में ना आप जमा करते हैं ना उसमें से निकासी करते हैं, ना आपने उसमें डिपॉजिट किया ना आपने उसमें से विड्रॉल की, कब तक? 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक, तो अकाउंट आपका साइलेंट या डोरमेंट हो जाएगा। फिर इस तरह के साइलेंट या डोरमेंट अकाउंट को रिवाइव कैसे किया जाएगा? रिवाइवल ऑफ सच अकाउंट कैन बी डन बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन अलोंग विद फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड पासबुक एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। संबंधित डाकघर में आपको एप्लीकेशन विद आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट के देनी होगी, आपका अकाउंट रिवाइव कर दिया जाएगा। तो खाते को रिवाइव करने के लिए संबंधित डाकघर में नए केवाईसी दस्तावेज और साथ में आपको पासबुक देनी होगी और साथ में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एडिशनल फैसिलिटीज़ की बात करें, सेविंग अकाउंट के ऊपर चेकबुक फैसिलिटी मिल जाती है, एटीएम कार्ड ले सकते हैं, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग है, आधार सीडिंग, अटल पेंशन योजना, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, इनके बारे में हम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड है हमारे पास नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता, इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडेड। इसमें जो ब्याज होता है वो त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। हु कैन ओपन दिस अकाउंट? आरडी का पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट होता है वो किसके द्वारा ओपन किया जा सकता है? सिंगल अडल्ट, जॉइंट अकाउंट 3 अडल्ट मिलकर आपस में ओपन कर सकते हैं, जॉइंट ए या जॉइंट बी अकाउंट। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क की ओर से अभिभावक द्वारा अकाउंट ओपन किया जा सकता है। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक के द्वारा ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। कोई भी माइनर जिसकी आयु 10 वर्ष से ज़्यादा है वो अपने नाम पर अकाउंट ओपन कर सकता है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन, खाते जो है वो कितनी भी संख्या में खोले जा सकते हैं। अभी हमने सेविंग अकाउंट की बात की, सेविंग अकाउंट में सिंगल अकाउंट सिर्फ एक ही खोला जा सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट खोलना है तो वो भी ज़्यादा नहीं आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बात करें आरडी अकाउंट की, आरडी अकाउंट आप जितने चाहें उतने ओपन कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितने आप चाहें उतने ओपन किए जा सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें, अकाउंट कैन बी ओपनड बाय कैश और चेक एंड इन केस ऑफ चेक द डेट ऑफ डिपॉजिट शैल बी डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ चेक। सेविंग के अकाउंट में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अकाउंट ओपन किया जाएगा सिर्फ कैश के माध्यम से। सेविंग का अकाउंट ओपन करने के लिए चेक का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें आरडी अकाउंट की, आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कैश या चेक दोनों ऑप्शंस रहेंगी। आरडी का अकाउंट कैश या चेक के माध्यम से ओपन किया जा सकता है। अगर आप चेक का यूज़ कर रहे हैं, जिस तारीख को चेक क्लियर होगा वही उस अकाउंट के लिए अकाउंट ओपनिंग डेट मानी जाएगी। अगर अकाउंट का चेक 5 तारीख को क्लियर होता है तो 5 तारीख को ही आरडी अकाउंट की ओपनिंग डेट मानी जाएगी। Minimum amount for monthly deposit is ₹100 and above minimum in multiple of ₹10.
मासिक जमा की न्यूनतम राशि 100 रुपये है। अब आरडी खाता है, इसमें मंथली आपको डिपॉजिट करना है, तो ये जो न्यूनतम राशि मंथली डिपॉजिट की है वो कितनी है, 100 रुपये है। यानी कि आरडी का अकाउंट आप न्यूनतम 100 रुपये से ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 100 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है। और इससे ज़्यादा राशि का अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो 10 रुपये के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। यानी कि 100 रुपये से ज़्यादा अगर आपके पास बैलेंस है तो आप 110 रुपये का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 120 रुपये का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कि 10 रुपये के मल्टीपल में 100 रुपये से ज़्यादा आप कितनी भी राशि के लिए इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट शैल बी मेड अप टू 15th डे ऑफ मंथ इफ अकाउंट इज ओपन अप टू 15th ऑफ अ कैलेंडर मंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आप आरडी का अकाउंट कब ओपन करते हैं। अकाउंट अगर आप महीने की 15 तारीख से पहले ओपन करते हैं या 15 तारीख को ओपन करते हैं, कोई भी आरडी अकाउंट जिसे महीने की 15 तारीख तक ओपन किया जाता है, उसमें जो आपने डिपॉजिट करना है मंथली, वो भी आपने महीने के 15वें दिन से पहले पहले करना है। कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसको समझ लेना है कि कोई भी आपका आरडी का अकाउंट महीने की 1 तारीख से लेके महीने की 15 तारीख तक अगर खोला जाता है, इसमें आपने पहली बार 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में खोल लिया, मान लीजिए 10 तारीख को खोल लिया। अब इस खाते में अगले महीने जो आपको डिपॉजिट करना है, क्योंकि मंथली इसमें आपने डिपॉजिट करना है, तो नेक्स्ट मंथ जो आप इसमें डिपॉजिट करेंगे वो डिपॉजिट भी आपको 15 तारीख से पहले पहले करना है। महीने की 15 तारीख से पहले आप इसमें डिपॉजिट करेंगे अगर खाता 15 तारीख तक खोला जाता है। Subsequent deposit shall be made up to last working day of month if account is opened between 16th day and last working day of calendar month। अगर आपने खाता महीने की 16 तारीख से लेके महीने के एंड के बीच में खोला है, या कोई भी खाता आरडी का अगर आप महीने की 16 तारीख से लेके महीने के एंड के बीच में ओपन करते हैं, तो इस तरह के अकाउंट में आप महीने के किसी भी वर्किंग डे में जमा कर सकते हैं। क्या कब तक, महीने के एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप महीने की 16 तारीख से लेके महीने के एंड तक एक आरडी अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप इस अकाउंट में कब जमा कर सकते हैं, आप महीने की 1 तारीख से लेके महीने के एंड तक कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 15 तारीख तक अकाउंट ओपन किया है तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ही आपको उस अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। डिफॉल्ट्स की बात करें, इफ सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इज नॉट मेड अप टू द प्रेस्क्राइब्ड डे ऑफ अ मंथ, for a month, a default is charged for each defaulted month. Default at the rate 1 rupees shall be charged for 100 rupees denomination account. Proportionate amount for other denomination shall be charged. तो जो निर्धारित अवधि बताई गई है कि अगर आप 15 तारीख तक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आपको उसमें डिपॉजिट करना है। अगर आप 16 तारीख से लेके महीने के एंड के बीच में कहीं अकाउंट ओपन करते हैं तो पूरे महीने में आप कभी भी उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो निर्धारित अवधि बताई गई है, उस निर्धारित अवधि के भीतर आप उस आरडी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करते हैं, उसके ऊपर आपको डिफॉल्ट देना होगा। कैसे डिफॉल्ट देना होगा, इज चार्ज फॉर ईच डिफॉल्टेड मंथ। प्रत्येक डिफॉल्टेड मंथ के लिए 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 1 रुपया डिफॉल्ट फीस के रूप में आपसे लिया जाएगा। मान लीजिए क्या होता है, आपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है लेकिन आप 2 महीने तक उसमें डिपॉजिट नहीं करते हैं। आपकी आरडी है 1000 रुपये की, मान लेते हैं आपने 1000 रुपये की आरडी ओपन की, आपने 2 महीने तक उसमें डिपॉजिट नहीं किया, तीसरे महीने आप उसमें डिपॉजिट करने आते हैं। कितने पैसे आपसे लिए जाएंगे, ये जो 2 महीने रहेंगे, क्योंकि इसमें आपने जमा करना था आपने नहीं किया, इन 2 महीनों के लिए आपको डिफॉल्ट फीस देनी होगी। कितनी देनी होगी, 100
100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 1 रुपया देना होगा। तो 1000 रुपये के लिए एक महीने में कितनी डिफ़ॉल्ट फीस बन जाएगी? 10 रुपये बन जाएगी। और दूसरे महीने के लिए भी कितनी बन जाएगी? 10 रुपये बन जाएगी। इस तरह से 2 डिफ़ॉल्टेड मंथ के लिए आपको 20 रुपये डिफ़ॉल्ट फीस के रूप में देने होंगे और तीसरे महीने के 1000 रुपये भी साथ में देने होंगे। तो इस तरह से आपसे डिफ़ॉल्ट फीस ली जाती है 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 1 रुपया एक डिफ़ॉल्टेड मंथ के लिए आपसे लिया जाएगा। इफ इन एनी आरडी अकाउंट देयर इज मंथली डिफ़ॉल्ट, द डिपॉजिटर हैज़ टू फर्स्ट पे द डिफ़ॉल्टेड मंथली डिपॉजिट विद डिफ़ॉल्ट फीस एंड देन पे द करंट मंथ डिपॉजिट। अगर किसी भी आरडी अकाउंट में मंथली डिफ़ॉल्ट है, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 2 महीने तक आरडी जमा नहीं की है, तीसरे महीने वो आरडी जमा करने आता है, तो उसको क्या करना होगा? फर्स्ट पे द डिफ़ॉल्टेड मंथली डिपॉजिट। उससे पहले ये जो डिफ़ॉल्टेड मंथ होंगे इनके लिए प्रीमियम देना होगा, इनके लिए जमा करना होगा। इनके इन 2 महीनों के लिए पहले वो जमा करेगा, फिर करंट मंथ के लिए डिपॉजिट किया जा सकेगा। After 4 regular defaults, the account becomes discontinued. अगर लगातार 4 डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, 4 महीने तक लगातार आप आरडी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो खाता डिसकंटिन्यू हो जाएगा एंड कैन बी रिवाइव्ड विद इन 2 months फ्रॉम 4th डिफ़ॉल्ट, बट इफ़ द अकाउंट इज़ नॉट रिवाइव्ड विद इन दिस पीरियड। अब जैसे आपने 4 डिफ़ॉल्ट कर दिए, 4 महीने तक आरडी आपने जमा नहीं की, ऐसी स्थिति के बाद 4 महीने के बाद जब अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो उसको आप रिवाइव कर सकते हैं within 2 months from the 4th default। 4th डिफ़ॉल्ट होने के बाद 2 महीने के अंदर आप उस अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं। बट इफ़ द अकाउंट इज़ नॉट रिवाइव्ड विद इन दिस पीरियड, लेकिन अगर आप इस अवधि के भीतर अकाउंट को रिवाइव नहीं करते हैं, नो फर्दर डिपॉजिट कैन बी मेड इन सच अकाउंट एंड अकाउंट बिकेम डिसकंटिन्यूड। तो इस खाते में फिर आप आगे जमा नहीं कर पाएंगे और ये खाता बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगातार 4 डिफ़ॉल्ट करने के बाद खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है, लेकिन ये डिसकंटिन्यू खाता आप रिवाइव कर सकते हैं 4th डिफ़ॉल्ट के 2 महीने के भीतर। लेकिन अगर आप इसको रिवाइव नहीं करते हैं 2 महीने के भीतर, फर्दर फिर आप इसमें कोई भी डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे और खाता बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। फर्दर आप इसमें कोई डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। इफ देयर आर नॉट मोर देन 4 डिफॉल्ट्स इन मंथली डिपॉजिट्स, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 4 से ज़्यादा मंथली डिपॉजिट नहीं है, अकाउंट होल्डर में एट हिज ऑप्शन एक्सटेंड द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अकाउंट बाय एज मैनी मंथ्स एज द नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स एंड डिपॉजिट द डिफॉल्टेड इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 4 से ज़्यादा मंथली डिफ़ॉल्ट नहीं है, आपने 4 से ज़्यादा मंथली डिपॉजिट को डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो जब अकाउंट की मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट के बाद आप उस अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने समय के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? उतने महीनों के लिए जितने नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट होंगे। मान लीजिए आपने खाते में 3 मंथली डिफ़ॉल्ट किए हैं, जब मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट के ऊपर आपके खाते में 3 किश्तें कम होंगी। अब आपके पास एक ऑप्शन होगी, मैच्योरिटी डेट के ऊपर आप उस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने महीनों के लिए? जितने मंथली डिफ़ॉल्ट होंगे। 3 मंथली डिफ़ॉल्ट हैं तो मैच्योरिटी डेट से आप उसको फर्दर आगे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। उसकी मैच्योरिटी फिर 3 महीने के बाद होगी और उन 3 महीनों में आप उन डिफ़ॉल्टेड इंस्टॉलमेंट्स को डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो ये डिपॉजिटर के पास ऑप्शन रहती है कि अगर उसने 4 से ज़्यादा मंथली डिफ़ॉल्ट नहीं किए हैं तो अकाउंट की जब मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी के समय वो उस खाते की मैच्योरिटी को एक्सटेंड कर सकता है। कितने महीनों के लिए कर सकता है? जितने महीने के लिए डिफ़ॉल्टेड फीस उसमें या डिफ़ॉल्ट उसने किए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवांस डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में आप एडवांस में भी जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए, आपने क्या बोला, मैं हर महीने किश्त नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, 1 साल की किश्त एक बार में ही जमा कर दूंगा। ऐसी ऑप्शन भी आपके पास रहती है।
If an RD account is not discontinued, can made advance deposit up to 5 years in an account. यदि RD खाता बंद नहीं है तो खाते में 5 साल तक की अग्रिम राशि जमा की जा सकती है। अगर खाता डिसकंटिन्यू नहीं है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वैसे भी 5 साल का होता है, यानी कि आप अकाउंट ओपन करने के साथ ही 5 साल के लिए एडवांस में उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें आपको रिवेट भी मिलता है। रिवेट ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 6 इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूसिव ऑफ मंथ ऑफ डिपॉजिट। जमा के महीने सहित अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट्स एक बार में जमा करते हैं, 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर आपको 10 रुपये का रिवेट मिलता है 6 महीने के लिए। अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं, यानी कि आपने 6 महीने के डिपॉजिट को एक साथ कर दिया, तो 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर आपको 10 रुपये का रिवेट मिलेगा। यानी कि अगर आपकी RD 1000 रुपये की है तो आपको कितना रिवेट मिलेगा? 100 रुपये रिवेट मिलेगा। 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 10 महीने का रिवेट मिलता है अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट्स को एक साथ जमा करते हैं। अगर आप क्या करते हैं, 12 महीने की एडवांस डिपॉजिट कर देते हैं तो 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर आपको 40 रुपये मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। The advance deposit may be made at time of account opening. आप खाता खोलने के समय भी एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं और एनी टाइम thereafter, या उसके बाद भी किसी भी समय इसको आप आगे एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लोन। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर लोन भी मिल जाता है। आफ्टर 12 इंस्टॉलमेंट्स डिपॉजिटेड, जब आप 12 इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, 12 किस्तें जमा कर देते हैं, एंड अकाउंट इज कंटिन्यूड फॉर 1 ईयर नॉट डिसकंटिन्यूड, खाता 1 साल तक लगातार चला हुआ है, 12 किस्तें आपने जमा कर दी हैं, डिपॉजिटर में अवेल लोन फैसिलिटी अप टू 50% ऑफ बैलेंस क्रेडिट इन दी अकाउंट। खाते में जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस का 50% वो लोन ले सकता है। एक खाता जिसमें आपने 12 इंस्टॉलमेंट जमा कर दी हैं, खाता लगातार 1 साल तक चला हुआ है, उसमें आप लोन ले सकते हैं। कितना लोन ले सकते हैं? आपके खाते का जो बैलेंस होगा उसका 50%। अगर आपके खाते में कितना है, 20,000 रुपये हो गया है, तो आप उसका 50% यानी कि 10,000 रुपये लोन ले सकते हैं। लोन कैन बी रीपेड इन वन लम सम और इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जो भी आप लोन लेंगे उसको वापस कैसे करेंगे? आप लोन एक बार में भी वापस कर सकते हैं या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी उसकी बनवा के उसको वापस कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एप्लीकेबल एज 2% प्लस RD इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू दी RD अकाउंट। RD खाते पर आपका लिया हुआ जो लोन है उसके ऊपर आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा, ये नहीं कि आपको सिर्फ लोन दिया फिर आपने वही वापस करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। कैसे लगेगा? वर्तमान में जो भी RD खाते पर ब्याज दर होगी, मान लीजिए वो 7% है, उसके साथ में अपने 2% और ऐड कर लेना है, यानी कि आपको 9% इंटरेस्ट देना होगा उस लोन के ऊपर जो आप RD खाते के ऊपर लेते हैं। वर्तमान में जो भी RD खाते पर इंटरेस्ट रेट होगा, ब्याज दर होगी, उसमें 2% और ऐड कर लेना है, वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा लिए हुए लोन के ऊपर। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल टू डेट ऑफ रीपेमेंट। और इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? जिस तारीख को आप लोन लेते हैं उस तारीख से गणना की जाएगी डेट ऑफ रीपेमेंट तक, उस तिथि तक जब तक आप उसका पूरा भुगतान करते हैं। तो विड्रॉल की डेट से लेकर रीपेमेंट की डेट तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। इन केस लोन इज नॉट रीपेड टिल दी मैच्योरिटी, लेकिन अगर आप मेरी तरह बेशर्म हैं और मैच्योरिटी तक आप लोन वापस नहीं करते हैं, लोन प्लस इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द RD अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट का जो भी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी, उसमें जो भी परिपक्वता मूल्य बनेगा, उस मैच्योरिटी वैल्यू से इंटरेस्ट और साथ में लोन की वैल्यू को डिडक्ट कर लिया जाएगा। लोन कैन बी टेकन बाई सबमिटिंग लोन एप्लीकेशन फॉर्म विद पासबुक एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। संबंधित डाकघर में पासबुक और ऋण आवेदन पत्र जमा करके आप ऋण
लोन ले सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर, प्री मैच्योर क्लोजर क्या चीज़ होती है? जब भी आप कोई ऐसा अकाउंट ओपन करते हैं जो एक निर्धारित अवधि के बाद मैच्योर होगा। आप सेविंग के अकाउंट की बात करें, उसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, आप उसको जब मर्जी बंद कर सकते हैं। लेकिन जैसे आरडी अकाउंट है, ये 5 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। आपने आज अकाउंट ओपन किया तो आज से 5 वर्ष के बाद वो अकाउंट क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर 5 वर्ष की अवधि से पहले आप उसको बंद करते हैं, उसको कहते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। RD account can be closed prematurely after 3 years from the date of account opening। खाता खोलने की तारीख से 3 वर्ष पूरे होने पर RD खाते को समय से पहले मतलब 5 वर्ष पूरे होने से पहले बंद किया जा सकता है बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। इसके लिए आपको संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा। तो आरडी अकाउंट है, उसको आप समय से पहले कब बंद कर सकते हैं? खाता खुलने की तारीख से 3 वर्ष पूरे होने पर अकाउंट को समय से पहले, इनके 5 वर्ष पूरे होने से पहले क्लोज किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल इफ द अकाउंट इज क्लोज्ड प्रीमैच्योरली इवन 1 डे बिफोर मैच्योरिटी। अगर आपने खाते को जैसे 5 वर्ष के बाद वो क्या हो जाएगा? मैच्योर। जिस डेट को आपने अकाउंट ओपन किया उस डेट से 5 वर्ष पूरे होने पर वो मैच्योर हो जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी डेट से 1 दिन पहले अगर आप उसको बंद कर दें तो क्या होगा? फिर उस अकाउंट के ऊपर आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कम है, आरडी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। खाता मैच्योर होने के अगर 1 दिन पहले भी आप उसको बंद कर देते हैं तो फिर आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नो प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट शैल बी परमिसिबल अंटिल द पीरियड फॉर विच द एडवांस डिपॉजिट्स हैव बीन मेड। अगर आप एडवांस में डिपॉजिट कर देते हैं, मान लीजिए क्या हुआ, आपने आरडी का अकाउंट ओपन किया, उसके 3 साल के बाद उसको आप बंद कर देते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप एडवांस में डिपॉजिट कर देते हैं 3.5 वर्षों तक, यानी कि 3 साल 6 महीनों तक आप उसमें एडवांस डिपॉजिट कर देते हैं। फिर आपका अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज कब होगा? क्या 3 वर्ष पूरे होने पर हो जाएगा? नहीं, जितने समय के लिए आपने उसमें एडवांस में डिपॉजिट कर दिया है उतने समय तक आप उसको प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते। जितने समय के लिए आपने 3.5 वर्षों तक 3 साल 6 महीने के लिए एडवांस डिपॉजिट किया है तो खाता फिर 3 साल 6 महीने के बाद आप बंद कर सकते हैं। तो जिस भी अवधि के लिए आप एडवांस डिपॉजिट कर देते हैं उस अवधि के भीतर आप उसको फिर प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते। मैच्योरिटी की बात करें, खाता परिपक्व कब होगा? 5 years फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग। जिस तारीख को आप अकाउंट ओपन करते हैं उस तारीख के 5 वर्ष पूरे होने पर खाता मैच्योर होगा। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 years बाय गिविंग एप्लीकेशन एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। संबंधित डाकघर में आवेदन देकर आप उस खाते को आगे 5 वर्षों की अवधि के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। आज की डेट में आपने अकाउंट ओपन किया, 5 वर्ष पूरे होने पर वो मैच्योर हो जाएगा। जब वो मैच्योर होगा आपके पास फिर एक ऑप्शन रहेगी, आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं 5 वर्षों की अवधि के लिए। फिर आपका वो आरडी खाता टोटल 10 वर्षों तक चलेगा। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ड्यूरिंग एक्सटेंशन विल बी द इंटरेस्ट रेट एट विच अकाउंट वाज ओरिजिनली ओपन्ड। विस्तार के दौरान लागू ब्याज दर वही रहेगी जिस पर खाता मूल रूप से खोला गया था। मान लीजिए आप क्या करते हैं, आज अकाउंट ओपन करते हैं, जिस समय आरडी अकाउंट के ऊपर मान लीजिए ब्याज दर 7% है। आज की डेट में आपने अकाउंट ओपन किया, 5 वर्ष के बाद वो मैच्योर हुआ। जब वो मैच्योर हो रहा है उस समय आरडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.5%। अब आप क्या करते हैं, इस आरडी अकाउंट को आगे एक्सटेंड कर देते हैं 5 वर्षों की अवधि के लिए। आपको कौन सा इंटरेस्ट रेट मिलेगा? ये 6.5% वाला, ये 7% वाला। आपको ये 7% वाला इंटरेस्ट रेट उस आरडी अकाउंट के ऊपर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कौन सा दिया जाएगा? जिस इंटरेस्ट रेट के साथ आपने उस अकाउंट को ओरिजिनली ओपन किया था वही इंटरेस्ट रेट आपको उसके खाते के ऊपर मिलेगा।
एक्सटेंडेड अकाउंट कैन बी क्लोज एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन। अब एक तो हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने अगर अकाउंट ओपन किया है डेट ऑफ ओपनिंग से 3 साल के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं, पहले 5 वर्ष तक चला, फिर 5 वर्ष के बाद आपने नेक्स्ट उसे 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया, तो ये जो 5 वर्षों की अवधि रहेगी, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में, इस समय आप इस अकाउंट को किसी भी समय क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 वर्ष वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। तो एक्सटेंडेड अकाउंट को आप क्या कर सकते हैं, पीरियड ऑफ एक्सटेंशन के दौरान किसी भी समय बंद कर सकते हैं। For completed years, RD interest rate will be applicable and for period less than a year, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। अब फिर से इसको समझते हैं। ये अकाउंट ओपन किया 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष, फिर आप इसको एक्सटेंड करेंगे 10 वर्षों तक। अब जो एक्सटेंडेड अकाउंट होगा 5 वर्षों के बाद जिसको आप आगे चलाएंगे, उसको आप किसी भी समय क्लोज कर सकते हैं। आपने मान लीजिए उसको 8वें वर्ष में जाकर क्लोज किया, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट कैसे मिलेगा, जितने भी आपने ईयर पूरे किए हैं, फॉर कंप्लीटेड ईयर्स आरडी इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। जितने वर्ष आपने पूरे किए हैं, 8वें वर्ष मान लीजिए आप उसको क्लोज कर रहे हैं, यानी कि आपने 8 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, 7 वर्ष पूरे किए हैं, 8वां भी चल रहा है जिसमें आप इस खाते को बंद करते हैं। जितने वर्ष आपने पूरे किए हैं वो कितने हैं, 7 वर्ष। इन 7 वर्षों के लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, और एक जो अवधि रहेगी 1 साल से कम, यानी कि जो करंट ईयर चल रहा है, 8वां वर्ष जो चल रहा है, उस वर्ष के लिए आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो आपको पूर्ण वर्षों के लिए आरडी का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, और जो भी समय अवधि 1 वर्ष से कम रहेगी उसके लिए पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। रीपेमेंट ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या किया जाएगा। ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर नॉमिनी और क्लेमेंट कैन सबमिट क्लेम एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस टू गेट द एलिजिबल बैलेंस ऑफ सच आरडी अकाउंट। खाता धारक की मृत्यु पर जो भी नॉमिनी रहेगा या फिर दावेदार रहेगा, आरडी खाते की पात्र शेष राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित डाकघर में दावा प्रस्तुत कर सकता है। आफ्टर सैंक्शन ऑफ क्लेम, उसके बाद जब क्लेम सैंक्शन हो जाएगा तो नॉमिनी और लीगल हायर के पास भी एक ऑप्शन रहेगी, वो क्या कर सकते हैं, कैन कंटिन्यू आरडी अकाउंट टिल मैच्योरिटी बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन एट द कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। संबंधित डाकघर में एक आवेदन देकर वो उस आरडी खाते को उसकी मैच्योरिटी तक चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास आरडी अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, टीडी खाता या सावधि जमा खाते के बारे में। इंटरेस्ट पेएबल एनुअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। टाइम डिपॉजिट अकाउंट में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो एनुअली दिया जाता है, वार्षिक आधार पर दिया जाता है, लेकिन इसकी गणना क्वार्टरली बेसिस के ऊपर त्रैमासिक आधार पर की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। हु कैन ओपन अकाउंट, टाइम डिपॉजिट खाता किसके द्वारा खोला जा सकता है, सिंगल अडल्ट। जॉइंट अकाउंट 3 अडल्ट मिलकर खोल सकते हैं, जॉइंट ए या जॉइंट बी अकाउंट। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, माइनर की ओर से अभिभावक के द्वारा खोला जा सकता है। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक के द्वारा खोला जा सकता है। माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, अगर कोई भी माइनर 10 वर्ष से अधिक आयु का है तो वो अपने नाम पर अकाउंट ओपन कर सकता है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन, सेविंग का एक अकाउंट खुलेगा, आरडी के एनी नंबर ऑफ अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। उसी तरह से टाइम डिपॉजिट के भी आप जितने चाहे उतने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें, टाइम डिपॉजिट खाता 4 तरह का होता है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय और 5 वर्षीय खाता। Account can be opened with minimum of ₹1000 and in multiple of ₹100.
खाता न्यूनतम आप 1,000 रुपये से ओपन कर सकते हैं। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा खाता कितने रुपए से खुलेगा। सेविंग का खाता 500 रुपये न्यूनतम खुल जाता है। आरडी खाते की बात करें 100 रुपये से खुल जाएगा। टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात करें 1,000 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ इसको ओपन किया जा सकता है। एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹100 और 100 रुपये के मल्टीपल में, यानी कि 1,000 रुपये के ज़्यादा का अकाउंट ओपन करना है तो 1,100 रुपये का या 1,200 रुपये का 100 रुपये के मल्टीपल में आप इस तरह से इसको ओपन कर पाएंगे। नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें जमा करने या निवेश करने की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एनुअली, इसमें जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो एनुअली दिया जाएगा, वार्षिक आधार पर इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। नो एडिशनल इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज बिकम ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट विथड्रॉन बाय द अकाउंट होल्डर। आपको टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, आपने 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया, इसमें एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 1 वर्ष पूरा हुआ आपको इंटरेस्ट मिला, 2 वर्ष पूरे हुए आपको इंटरेस्ट मिला। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप उस इंटरेस्ट को नहीं लेते हैं, उस इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने क्या किया, 1,00,000 रुपए की टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया 5 वर्षों के लिए, मान लीजिए उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट है, तो पहला वर्ष पूरे होने पर 7,000 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन 7,000 रुपये के लिए दावा नहीं करते हैं, इस राशि को निकालते नहीं हैं, तो इसके ऊपर आपको और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या आगे आने वाले सालों तक इसी तरह से रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज भी है, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू विच साइट चलना है, बाद में बताएंगे आपने क्या करना है। अब क्या होता है, जो इंटरेस्ट है वो सीधा आपके सेविंग के अकाउंट में जाता है और सेविंग के अकाउंट पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। लेकिन पहले क्या होता था, टाइम डिपॉजिट अकाउंट है उसको मैनुअली या सिस्टम से कह सकते हैं अलग से उसको निकालना पड़ता था, इंटरेस्ट को सेविंग में जमा करना पड़ता था। लेकिन अब ऑटोमेटिकली आ जाता है। पहले ये होता था किसी ने 5 वर्ष का टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर लिया, और उसको नहीं पता हर साल उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले साल उसको 7,000 रुपये मिले, अब ये 4 वर्षों तक 7,000 रुपये ही रहेंगे, इस पे ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरे वर्ष 7,000 रुपये मिले, वो 3 वर्षों तक इसी तरह से रहेंगे। तो जो इंटरेस्ट आपको मिला है उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। The annual interest may be credited to saving account of account holder by submitting application, आवेदन प्रस्तुत करके खाता धारक के बचत खाते में वार्षिक ब्याज जमा किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट अंडर 5-year TD qualifies for the benefit of Section 80C of Income Tax Act 1961। 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट खाते के अंतर्गत जो आप निवेश करेंगे, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत वो लाभ के लिए पात्र रहेगा। मैच्योरिटी की बात करें, डिपॉजिट अमाउंट शैल बी रीपेएबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 year, 2 year, 3 year एंड 5 year एज द केस मे बी फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। अगर आप 1 वर्ष का टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं तो खाता खुलने के 1 वर्ष के बाद मैच्योर होगा। 2 year TD अकाउंट ओपन करते हैं तो खाता खुलने की डेट से 2 वर्ष के बाद मैच्योर होगा। इसी तरह से 3 और 5 वर्ष का खाता 3 वर्ष या 5 वर्ष पूरे होने पर मैच्योर हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की बात करें, ऑन maturity depositor may further extend TD account for another tenure for which account was initially opened। मान लीजिए मैंने एक खाता ओपन किया 1 साल के लिए टाइम डिपॉजिट का, जब ये 1 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी ये मैच्योर हो जाएगा। जब मैच्योर हो जाएगा उस समय मेरे पास एक ऑप्शन रहेगी इस खाते को एक्सटेंड करने की, आगे बढ़ाने की। मैं किस अवधि के लिए इस खाते को आगे बढ़ा सकता हूँ, जिस अवधि के लिए शुरुआत में मैंने खाता ओपन किया था, फर्दर मैं उसी अवधि के लिए इस खाते को एक्सटेंड कर सकता हूं। यानी कि मैंने 1 वर्ष का टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया, तो जब इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही कर सकता हूं। या फिर मैंने 5 वर्ष का खाता ओपन किया था, 5-year TD अकाउंट ओपन किया था, तो इसको एक्सटेंड मैं 5 वर्षों की अवधि के लिए कर सकूंगा, न कम ना ज्यादा। Time deposit account can be extended from date of maturity within the following prescribed period।
टाइम डिपॉजिट अकाउंट को आप एक्सटेंड मैच्योरिटी के कितने समय के भीतर कर सकते हैं। अगर आज की डेट में आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है टाइम डिपॉजिट का, किस अवधि के भीतर आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 वर्ष का आपका खाता है, विद इन 6 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के 6 महीने के भीतर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 वर्ष का खाता है, विद इन 12 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के 12 महीने के भीतर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 और 5 ईयर टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, विद इन 18 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के 1.5 वर्ष या फिर 18 महीनों के भीतर आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। At the time of opening of account, depositor can submit request for extension of account from the date of maturity। खाता खोलते समय जमाकर्ता परिपक्वता तिथि से खाते की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है। टाइम डिपॉजिट अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद भी टाइम डिपॉजिट अकाउंट को एक्सटेंड करने के लिए आप एक निर्धारित परफॉर्मा एप्लीकेशन दे सकते हैं संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ, फिर आपका अकाउंट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव टीडी अकाउंट ऑन डे ऑफ मैच्योरिटी शैल बी एप्लीकेबल टू एक्सटेंडेड पीरियड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मान लीजिए एक अकाउंट ओपन करते हैं, आज की डेट में आपने एक अकाउंट ओपन किया, 2 ईयर टीडी की बात कर लेते हैं। इस खाते में आपको मान लीजिए कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 6.5% मिल रहा है। जब 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो 2 वर्ष के बाद आप इसको फर्दर 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पहले 2 वर्षों के लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट मिला वो 6.5% है। अब 2 वर्ष पूरे होने पर खाता मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी के समय मान लीजिए 7% इंटरेस्ट रेट है। अब आगे आप फर्दर इसको 2 वर्षों की अवधि के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस अवधि के दौरान आपको इस खाते के ऊपर कौन सा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, आपको डेट ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर जो इस खाते के ऊपर ब्याज दर लागू होगी वही ब्याज दर दी जाएगी, यानी कि 7% इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, खाते को समय से पहले बंद करना। इफ 2, 3 और 5 ईयर टाइम डिपॉजिट अकाउंट prematurely closed after 1 year, interest shall be calculated 2% less than the TD interest rate. For completed years and for part period less than a year, post office saving interest rate will be applicable। 1 वर्ष वाले खाते की बात नहीं की है, 1 वर्ष वाला खाता 6 महीने के बाद आप बंद कर सकते हैं। 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष का टाइम डिपॉजिट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं और उसको समय से पहले बंद करते हैं, आप उसको 1 साल के बाद बंद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, टाइम डिपॉजिट अकाउंट अगर 2 वर्षीय, 3 वर्षीय या 5 वर्षीय है, खाता खुलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद उसको आप समय से पहले बंद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, टीडी इंटरेस्ट रेट से 2% कम दिया जाएगा कंप्लीटेड ईयर्स के लिए, और जो 1 वर्ष से कम की अवधि रहेगी उसके ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 5 वर्ष का टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया। अब इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्रीवियस एसपी ऑर्डर में इसके बारे में आया था लेकिन साइट पर अभी अपडेट नहीं है, तो अपने साइट के अकॉर्डिंग अभी चलना है, बाकी हम बाद में करते जाएंगे। तो मान लीजिए आप क्या करते हैं, 3 वर्ष का एक टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं। अब आप उसको क्या करते हैं, 1 वर्ष के बाद बंद कर सकते हैं। आप 2 वर्ष पूरे होने के बाद, यानी कि जब तीसरा वर्ष चला हुआ है उस समय आप इसको बंद कर देते हैं। जो भी कंप्लीट ईयर हो जाएंगे उनके लिए आपको टीडी इंटरेस्ट रेट -2%, जो भी टीडी का इंटरेस्ट रेट होगा उसमें से 2% इंटरेस्ट रेट और कम कर दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीटेड ईयर्स के लिए दिया जाएगा। और जो अवधि 1 वर्ष से कम रहेगी उसके ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 वर्ष के टाइम डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर 7% इंटरेस्ट रेट है। अगर आप इसको 3 वर्ष पूरे होने से पहले बंद करते हैं, 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन 3 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो 2 वर्षों के लिए आपको 7 - 2% यानी कि 5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, और जो भी 1 वर्ष की अवधि रहेगी उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा।
Time deposit account can be closed prematurely by submitting prescribed application form with passbook at concerned post office. टाइम डिपॉजिट खाते को संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके समय से पहले बंद किया जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर एसबी ऑर्डर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि पहले एक प्रोविज़न था कि 5 ईयर टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, अगर आप उसको 4 साल के बाद बंद करते हैं, रेट एडमिसिबल फॉर 3 ईयर टाइम डिपॉजिट अकाउंट शैल बी एप्लीकेबल। तो उसमें आपको क्या होता है, 5 वर्ष का आपने टीडी अकाउंट ओपन किया और उसको 4 वर्ष के बाद अगर आप बंद कर रहे हैं तो 3 ईयर टाइम डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलता था। लेकिन इसमें अमेंडेड प्रोसीजर क्या है, वेयर अ डिपॉजिट इन अ 5 ईयर account is withdrawn prematurely after 4 years from the date of opening account, interest shall be payable at interest applicable to post office saving account। तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा वो सेविंग अकाउंट वाला ही दिया जाएगा। A 5 year time deposit account opened on or after 10th September 2023 cannot be closed until 4 years। ये भी आपने ध्यान रखना, जो 5 वर्षीय खाता 10/11/2023 को या उसके बाद खोला गया, उस खाते को 4 वर्ष अवधि से पहले आप बंद नहीं कर सकते। पहले क्या था, आप उसको 1 वर्ष के बाद बंद कर सकते थे, लेकिन अभी आप उसको 4 वर्ष से पहले बंद नहीं कर सकते। अब इसको आप प्लेज भी कर सकते हैं, खाते को गिरवी भी रख सकते हैं। अ टाइम डिपॉजिट अकाउंट में बी प्लेज्ड और ट्रांसफर्ड एज सिक्योरिटी। टाइम डिपॉजिट खाते को गिरवी भी रखा जा सकता है या सिक्योरिटी पर्पस के लिए ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। खाते की सिक्योरिटी की बात नहीं किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर्पस के लिए आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबमिट प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस, संबंधित डाकघर में आपको निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा, सपोर्टेड विद एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम दी प्लेजी। और जो भी प्लेजी रहेगा जिसके पास आप इस खाते को गिरवी रख रहे हैं, उससे एक एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको लेके आना होगा कि मैं इस टीडी खाते को एज अ प्लेज अकाउंट के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। इस तरह का प्लेज एक्सेप्टेंस लेटर लेके आना होगा। किसको आप ये प्लेज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट को कर सकते हैं, आरबीआई शेड्यूल्ड बैंक, कॉरपोरेटिव सोसाइटी या कॉरपोरेटिव बैंक को कर सकते हैं, कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी या लोकल अथॉरिटी को कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कर सकते हैं। तो इन सभी को आप आरटीडी का अकाउंट प्लेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मंथली इनकम अकाउंट के बारे में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात की। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। हमने एसबी ऑर्डर्स इसलिए इनमें ऐड नहीं करे, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इस चीज़ के बचने का यही रास्ता है कि अब आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए, बाद में हम एसबी ऑर्डर्स को डिटेल में कर लेंगे, ताकि जो जो चीज़ें अपडेट हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएं। अभी हम करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर हो जाएगा। तो मेन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो कोई भी आपको इसमें डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।